डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज के इस लेक्चर में आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि क्लास +2 इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं व्हाट इज़ डिमांड, यानी कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड। आजकल ऑर्डिनरी सभी लोग क्या सोचते हैं, वांट्स हैं, डिज़ायर हैं, डिमांड है, इन सबको एक ही मैनर में ले लेते हैं। सभी क्या मान लेते हैं, इसको डिमांड मान लेते हैं। मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है, लोग उसे क्या बोल देते हैं, डिमांड, जबकि वो डिमांड नहीं है। डिज़ायर, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है, मुझे भूख लग रही है और मुझे क्या है, खाना खाना है, तो क्या आपको लगता है ये डिमांड है? नहीं, ये डिमांड नहीं है लोगों को, जबकि ऐसा लगता है। और खाली डिमांड बात करें तो वो इन चारों चीज़ों से मिल करके बनती है, वो इन चारों के कॉम्बिनेशन को डिमांड कहा जाता है। आइए हम जान लेते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं वांट्स की। देखिए, जब तक आपको किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, आप उसे लेना ही नहीं चाहते, तब तक डिमांड जनरेट नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ डिज़ायर, आपके मन में उसको इच्छा तो है बट जाके आप उसे खरीदना भी चाहते हैं, यानी कि आपको तत्परता दिखानी होगी, आपको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, आप उसे जाकर खरीद भी सकते हैं। तीसरी चीज़ डिमांड, आपकी इच्छा के साथ साथ आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसे लेने जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज़ मनी, आपके पास पैसा, पर्याप्त धन भी होना चाहिए ताकि आप उस वस्तु को खरीद सकें। तो अगर इनमें से एक चीज़ भी मिसिंग हो जाती है तो आपकी डिमांड जनरेट नहीं हो सकती है, यानी कि आपके पास वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन यानी कि मनी होनी चाहिए, प्लस आपको आवश्यकता होनी चाहिए, प्लस आप उसको खरीद के भी ला सकने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक आलसी नेचर के हैं, आप सामान को खरीदने ही नहीं जा सकते हैं, तो आपकी जेब में पैसा है, आप कंजूस नेचर के हैं, आप सामान के लिए पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में उस चीज़ को हम डिमांड नहीं कहेंगे। डिमांड तभी होगी जब आपके पास पैसा भी है, आप उस चीज़ को खरीदना भी चाहते हैं और आप खरीद के ला भी रहे हैं और उसका यूज़ भी करना चाहते हैं, तब जाके एक डिमांड क्या होती है, जनरेट होती है। यही है कंसेप्ट ऑफ डिमांड। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड इसे ही कहते हैं। आगे चलते हैं हम। डिमांड में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है, एक डिमांड को लेकर और एक होती है क्वांटिटी डिमांडेड को लेकर। पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं क्या। सबसे पहले बात, अगर मैं अकेली डिमांड की बात करूं तो डिमांड क्या होती है, अलग अलग प्राइस के ऊपर अगर अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड की जाए तो ये है हमारी क्वांटिटी। मान लीजिए आइसक्रीम है, 1 रुपए की आइसक्रीम अगर मार्केट में एक उपभोक्ता को मिलती है तो वो 5 आइसक्रीम खरीद लेता है। जैसे ही उसके आइसक्रीम के दाम बढ़ जाते हैं, 5 रुपये पर आइसक्रीम अगर चार्ज की जाते हैं तो वो क्या ले पाएगा, ओनली 1 आइसक्रीम ही परचेज कर पाता है 5 रुपये में। तो ऐसे केस में डिमांड क्या होती है, प्राइस के बढ़ने पर घटती हैं, घटने पर ये बढ़ जाती हैं, तो ये होती है हमारी डिमांड। जबकि अगर बात करूँ क्वांटिटी डिमांडेड की, वहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर मतलब आपको एक पहले ही निश्चित कीमत बतानी होगी और एक निश्चित कीमत पर कितनी वस्तुओं की मांग की जाती है वो कहलाती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये एक फिक्स कर दिया गया है, एक पर्टिकुलर प्राइस बताया गया है, उसी प्राइस पर जो क्वांटिटी बताई जाती है। देखिए क्वेश्चन में आपको खुद लिखा गया है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कुछ क्वांटिटी है, यानी कि कुछ स्पेशल क्वांटिटी है, वो एक स्पेशल प्राइस पर ही हो सकती है। इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, एक स्पेशल प्राइस के ऊपर कुछ स्पेशल क्वांटिटी है जिसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे, तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड। और डिमांड जो है वो अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड का कंसेप्ट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, डिमांड के स्टेप को आगे ले जाते हैं, फिर चलते हैं हम डिमांड का स्केड्यूल। डिमांड का स्केड्यूल का मतलब होता है आपकी मांग की तालिका। तालिका क्या होती है कि इसके जरिए हम क्या करते हैं, अपनी मांग को टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको शो करते हैं कस्टमर तक। हम जो कस्टमर हैं हमारे, उनकी जो बाज़ार में मांग है, हम उसको क्या करेंगे, एक टेबल बना करके क्या करेंगे, उन्हें शो करेंगे, दूसरे को प्रेजेंट करेंगे, तो उसे बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल मतलब तालिका, तालिका मतलब रो और कॉलम का कुछ ऐसी टेबल जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, प्राइस और डिमांड के रिलेशन को क्या करेंगे, शो करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। अब बात करें डिमांड का शेड्यूल, 2 तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट की डिमांड शेड्यूल। अब बात करते हैं सिंगल सिंगल, समझते हैं इनको क्या है। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। अगर मैं अकेली एक फर्म की बात करूं तो हो जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी कि एक
फर्म की डिमांड अलग अलग प्राइस पर अलग अलग होगी और उसको अगर मैं शो करता हूँ तो बन जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जो मार्केट डिमांड का शेड्यूल होता है वहाँ पर मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं सबकी डिमांड को ऐड कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, मार्केट की डिमांड बन जाती है। आइए हम जान लेते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की, यानी कि मान लीजिए मार्केट में ए फर्म है कोई भी, ठीक है, और वो आइसक्रीम बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो क्या किया मैंने कि मान लीजिए आइसक्रीम की जो कीमत है वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। मान लीजिए प्राइस है 1 और वो जो है 4 क्वांटिटी, मतलब 4 ये 4000 भी हो सकती है, 4 लाख भी हो सकती है, कितनी भी आइसक्रीम उसकी बिकती हैं इस फर्म की, और फर्म का नाम क्या है, ए फर्म है। तो आप देख रहे हो यहाँ 1 रुपये पर 4 आइसक्रीम बिकती हैं फर्म ए की और वो डिमांड की जाती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा शेड्यूल जो तैयार हो रहा है इसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आगे आगे जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या होती जाएंगी, आपको पता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होती है, कम हो जाती हैं। तो 4 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। प्राइस और बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। प्राइस और बढ़ेगा डिमांड क्या होगी आपकी, और कम हो जाती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं प्राइस के बढ़ने पर डिमांड हमारी लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अगर ये बात करूँ मैं ए फर्म की है तो इट मीन्स ये कैसी डिमांड है, हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। बात करते हैं बी की। अगर बी फर्म मार्केट में होती है तो उसके लिए मैं 2 कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है, 1 रुपये पर उसकी भी कुछ आइसक्रीम है। मान लीजिए ए कंपनी से ज़्यादा डिमांड बी कंपनी की होती है, मान लीजिए हम इसको कर लेते हैं 5 ले लेते हैं। 1 रुपये पर 5 आइसक्रीम की डिमांड है तो 2 पर कितनी हो जाएगी, ये भी कम होने लगेंगी, 4, 3 पर ये और कम हो जाएंगी, 3, 4 रुपये होगी तो ये क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी 2। तो इस तरह से इनकी डिमांड भी कम होती जाती हैं। तो ए फर्म अकेली की डिमांड देखा जाए तो भी इंडिविजुअल, बी की अकेली देखी जाए तो भी इंडिविजुअल, और कंप्लीट फाइनली अगर मैं ये मान लेता हूँ मार्केट में सिर्फ 2 ही फर्म हैं, एक ए और एक बी, दोनों की डिमांड को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी, मेरी मार्केट की डिमांड बन जाती है। देखिए यहाँ से लिखा गया है, अगर ए फर्म की डिमांड है वो 1 है, बी फर्म की डिमांड उसको 2 कहेंगे और मार्केट की डिमांड को 1 + 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि टोटल डिमांड बाय ए एंड टोटल डिमांड बाय बी, अगर उनको कंपोजिट कर दिया जाए, कंबाइंड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी, मार्केट की डिमांड बन जाती है। बट आप ये एज्यूम करेंगे कि मार्केट में सिर्फ 2 ही फर्म है, ए और बी, इनके अलावा और कोई फर्म नहीं है, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। अब देखिए आप इनको ऐड कर लीजिए। ए फर्म की डिमांड कितनी है, 1 रुपये पर 4 है, और ये कितनी है 5, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9। तो 4 + 5 = 9। तो इसकी जो मार्केट डिमांड हो जाएगी वो 1 रुपये पर कितनी हो जाएगी, 9 रुपये हो जाएगी आइसक्रीम के लिए। बात करें अगर 2 रुपये, तो 2 रुपये पर कितनी हो जाएगी, 3 + 4, 3 + 4 = 7। तो 7 रुपये क्या हो जाएगी, यहाँ पर मार्केट की डिमांड हो जाएगी। तो ये एक शेड्यूल तैयार हो रहा है तो इसे कहेंगे मार्केट की डिमांड शेड्यूल। अब देखिए आप नेक्स्ट 3 रुपये पर 2 + 3, तो यहाँ पर 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 और ये है 2, तो 1 + 2 = कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपकी जो अलग अलग प्राइस के ऊपर ए फर्म की डिमांड इंडिविजुअल, बी की डिमांड इंडिविजुअल, जब ए और बी दोनों जुड़ गई, कंपोजिट हो गई, तो बन गई मार्केट की डिमांड। तो ऐसे में आपकी ये डिमांड शेड्यूल तैयार हो गई है, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और मार्केट डिमांड के लिए अलग डिमांड शेड्यूल तैयार हुआ है। तो ये है हमारे इंडिविजुअल और मार्केट की डिमांड का शेड्यूल। अब इस शेड्यूल का यूज करके हम क्या बनाने वाले हैं, एक डायग्राम बनाएंगे जिसे हम क्या कहने वाले हैं, इंडिविजुअल मार्केट के डिमांड कर्व। देखिए अगर मैं ए के लिए अलग बनाऊं तो ए का इंडिविजुअल, बी के लिए अलग बनेगा तो बी का इंडिविजुअल, और अगर दोनों के लिए इकट्ठा बनाया जाए तो बनेगा मार्केट का डिमांड कर्व, जिसमें क्या होगा, कंपोजिट दोनों का ए और बी का दिखाया जाता है। चलिए तो हम बनाने के लिए हमने पहले ही आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है मैंने। ओ एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, आपको मालूम होना चाहिए वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, प्राइस, और जो नीचे देख रहे हो आप ओ एक्सिस पर यहाँ क्या ली जाती है, डिमांड, यानी कि क्वांटिटी मेजर की जाएगी। सेम ऐसा हर डायग्राम में होगा, हमेशा ध्यान रखना ओ एक्सिस पर आप क्या लेंगे, हमेशा क्वांटिटी को लेंगे, ऐसे ही आप यहाँ पे मेजर करेंगे। अब बात करते हैं ये वाली साइड जो है आपकी वाई एक्सिस, यहाँ पर क्या ली जाता है, प्राइस इन रुपीज़, क्योंकि इंडिया में क्या चलता है, रुपीज़, तो हम रुपीज़ को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ, बात करें पहले ए फर्म की। ए फर्म की जो डिमांड कर्व है, देखिए आप 1, 2, 3, 4 अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग है, और प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या हुई है, कम हुई है। तो इसको हम शेड्यूल में कैसे, शेड्यूल से कर्व में जब इसे कन्वर्ट करोगे तो आप देखिए कैसे करोगे आप।
सबसे पहले 1 रुपया जो कीमत थी, जो प्राइस क्या था 1 रुपया था, तो क्वांटिटी कितनी मेजर की जा रही थी 4, तो मैंने क्या पॉइंट लगा देता हूँ। तो ये पॉइंट जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, 1 रुपया कीमत पर 4 क्या है, मांग है। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट, जब कीमत बढ़ी 2 रुपया होगी तो डिमांड क्या हो गई, कम होकर 3 हो गई। तो इस तरह से आपका जो अगला पॉइंट होगा हमारा 2 रुपये पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट आउट करते रहते हैं इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट आपका, जब प्राइस 3 रुपया हो गया तो डिमांड और कम हो गई और वो 2 हो गई, और प्राइस कम हुआ बढ़ा, सॉरी प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी और कम हो जाएगी। 1 रुपया हो गया तो वो कितनी हो गई आपकी 1, 4 पर 1। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया, डिमांड के लिए कर्व बनेगा। अभी देखते हैं हम इसको शेप देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। आप स्केल से क्या कर सकते हैं, इसे मिलाएंगे। अगर आप इन स्केल से इस तरह से मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका डिमांड कर्व। तो मैं डिमांड को किससे शो कर रहा हूँ, डी से शो कर रहा हूँ कि ये पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स होते हैं आपके, इसी 4 पॉइंट है। अब इन चारों पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, डॉटेड लाइन से मिला भी सकते हैं। तो आपका जो ये शेड्यूल बन रहा है डी, ये फर्म ए के लिए है। तो ये ए फर्म का डिमांड शेड्यूल बन गया, तो हम इसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जिसमें क्या है, केवल ए फर्म के बारे में ही बताया गया है। ए फर्म की डिमांड कर्व ये ए के शेड्यूल को शो करती है। अब बात करते हैं बी की। तो जिस प्रकार हमने ए बनाया है उसी प्रकार हम क्या बनाएंगे, बी के लिए भी कर्व डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, बी के लिए 1 पर कितना था, 5 था। तो यहाँ पर 1 रुपये जब कीमत थी तो यहाँ पर कितनी थी, 5 रुपये थी। 2 पर कितनी हुई, 4 हुई। 3 पर कितनी हुई, 3 हुई। 2 पर कितनी हुई, और 4 पर 2 हो गई आपकी। तो इस तरह से ये है हमारा डिमांड का शेड्यूल। ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बना दिया, आपका कर्व बना दिया। तो ये रही हमारी डी। ये किसके लिए बनी है, बी के लिए बनी है। तो फर्म बी का जो डिमांड कर्व है वो बी की टेबल के अकॉर्डिंग बना दिया मैंने, 5 4 3 2, और ए का बनाया था ए के अकॉर्डिंग 4 3 2 1 के अकॉर्डिंग। इस प्रकार आपका जो इंडिविजुअल कर्व है वो आप इजीली तैयार कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, प्राइस के बढ़ने पर आपकी डिमांड कम होनी ही चाहिए। अलग अलग फर्म की डिमांड अलग अलग है, जब इनको जोड़ दिया जाएगा तब क्या बनेगी, मार्केट की डिमांड। तो आइए हम मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट का डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइस देख लीजिए, 1 रुपया था तब आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कितनी थी, 9 थी। तो 1 रुपये पर आप देखिए यहाँ पर प्राइस दिए हुए हैं, ये क्वांटिटी है हमारी। 1 रुपये प्राइस पर 9 क्वांटिटी, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। 1 रुपया कीमत है तो हमारी 9 क्या है, क्वांटिटी डिमांड की जाती है। जब बात करें 2 रुपये पर, 2 रुपये पर आपकी जो डिमांड है वो कितनी है, 7 है। तो 2 रुपये पर हमारी यहाँ रहेगी 7। तो आप देख लीजिए यहाँ इस तरह से 2 पॉइंट पर आपका, मैं इसको आगे ले जाता हूँ इस तरह से, आप 1 लेके जाएंगे तो ये 9 आ गया, ठीक है। इस प्रकार अगर 2 को आप आगे ले जाएंगे तो हम यहाँ पर लाकर 7 तक रोक देते हैं। तो ये पॉइंट होगा हमारा नेक्स्ट। अगला जो पॉइंट है हमारा वो आ गया आपका तीसरे कीमत पर, 3 कीमत पर कितनी क्वांटिटी है, 5। तो 3 को अगर मैं आगे ले जाता हूँ तो वो मुझे कहाँ स्टॉप करना होगा, 5 नंबर पर। 5 रुपीज़ के ऊपर आप उसे लाकर स्टॉप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा 4 रुपीज़ प्राइस हुआ तब कितनी क्वांटिटी थी, 3। तो 4 रुपीज़ पर कितनी क्वांटिटी है आपकी, 3। तो आप इसको 4 रुपये को आगे ले आइए, क्वांटिटी कहाँ पर ला कर रोकेंगे आप, 3 पर। तो 3 तक आपका ये पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट आ गया। आपके चारों पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इन्हें क्या करने वाले हैं, इन्हें मिलाएंगे। स्केल की हेल्प से आप इन्हें मिला सकते हैं, ठीक है। और आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो जाएगी, ये जो हमारा रहेगा डी, और ये जो कर्व होगा ए प्लस बी के लिए है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मार्केट का बोलेंगे इसे, डिमांड कर्व। तो इस प्रकार आपका इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए, ए फर्म के लिए बना सकते हो आप डिमांड कर्व, बी के लिए बना सकते हो, आप सी के लिए बना सकते हो। जितनी भी फॉर्म्स है मार्केट में अवेलेबल हैं सबके लिए हम इंडिविजुअल कर्व बना सकते हैं, उनका इंडिविजुअल शेड्यूल भी ले सकते हैं। फिर हम उनको सबको जोड़कर मार्केट में क्या तैयार कर सकते हैं, हम अपनी मार्केट में डिमांड निकाल सकते हैं। सभी फॉर्म्स की डिमांड को ऐड करके हम क्या तैयार कर सकते हैं, अपना मार्केट डिमांड शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। तो ये 2 इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गए आपके, और ये हो गया हमारा मार्केट का डिमांड का। तो जितनी फॉर्म मार्केट में होती हैं सबको जोड़ लिया जाए तो आप कंप्लीटली बता सकते हैं कि मार्केट में क्या डिमांड होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जाना डिमांड क्या है, डिमांड कैसे होती है। जब किसी चीज़ की इच्छा आप जताते हैं, आप उसे खरीद के ले आते हैं, आपके पास पर्याप्त धन है और आप उसे रियल में लेना चाहते हैं, तब क्या बन जाती है, उसकी डिमांड जनरेट होती है। डिमांड अकेली अगर देखा जाए तो अलग अलग प्राइस पर वो घटती और बढ़ती ही रहती है, बट अगर क्वांटिटी डिमांड की बात करें वो एक स्पेशल प्राइस के ऊपर एक स्पेशल क्वांटिटी बताई जाती है। बात करें
एवरेज शेड्यूल की। अलग अलग मैंने आपको बता दिया, इंडिविजुअल शेड्यूल क्या होता है, जो आपके अलग अलग फर्म का होता है, ए फर्म के लिए अलग शेड्यूल, बी के लिए अलग शेड्यूल। अब इन सबको जोड़ दिया जाए तो आपका मार्केट का डिमांड शेड्यूल तैयार हो जाता है। इसी प्रकार इसी टेबल का यूज़ करके हम सिंगल के लिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना सकते हैं, और जो मार्केट के लिए है वो मार्केट का डिमांड कर्व तैयार हो जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक कैसा रहा आपका? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको डिमांड कर्व। थैंक यू स्टूडेंट्स।